सर जैसे मैंने ना थोड़ा बहुत कुंडली रीड करना स्टार्ट किया है, लेकिन एक चीज में मैं हमेशा मात खा जाता हूँ। मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर मुझे समझा ही नहीं पाया ये चीज के D1 किस लिए देखे और D9। कुछ लोग बोलते हैं कि असली लाइफ D9 से पता लगती है, और कुछ लोग बोलते हैं आपकी लाइफ में मरोगे कब जियो कब वो D1 से पता लगेगा। कोई बोलता है कोई और ही चार्ट है। तो बट मुझे आप ये समझाओ कि ये दोनों चार्ट कैसे, मतलब क्या है, किससे क्या देखूं? मैं ना आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। दरअसल 90% एस्ट्रोलॉजर को ये पता नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुन लिया, किसी से सीख लिया, लेकिन वो इसके पीछे का कैलकुलेशन नहीं समझते। सबसे पहले ये क्या होता है, D1 में क्या डिफरेंस है, D9 में क्या डिफरेंस है, या कौन सी चीज किसके लिए जानी जाती है, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है ये D9 दरअसल है क्या। देखो एक चीज समझो, हमारी जो पृथ्वी है वो एक पॉइंट पे पूरा 24 घंटे लगाती है गोल चक्कर काटने में। टोटल हमारे पास 12 राशियां होती हैं, है ना। अब जो हमारी 12 राशियां होती हैं, जब पृथ्वी पूरा गोल घूमेगी, मान लो ये पृथ्वी का सेंटर है, तो ये सेंटर पे पूरा गोल घूमने में 24 आवर्स लेती है। इस दौरान पूरी 12 राशियों को भ्रमण करती है, यानी पूरी 12 राशियों को देखती है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं 24 को डिवाइड कर दूं 12 से तो आंसर आएगा 2, यानी कि 2 घंटे तक, यानी 2 आवर्स तक पृथ्वी का जो मेन पॉइंट रहता है वो किसी ना किसी एक राशि को देख रहा होता है। यहीं से डिसाइड होता है हमारा पूरा D1 से लेकर D160 तक का सफर। अब क्या होता है 2 घंटे के अंदर, अब ऐसा तो नहीं है 2 घंटे के अंदर जितने बच्चे पैदा होंगे उन सबकी डेस्टिनी सेम हो जाएगी, राइट। लेकिन यहां पर कैलकुलेशन ये कहती है कि D9 का मतलब होता है 120 मिनट का 9वां भाग। सो इट विल समवेयर अराउंड 13 मिनट्स, लगभग 13 मिनट का एक D9 चार्ट बनता है। अब आप खुद बताइए 13 मिनट के अंदर जितने बच्चे पैदा होंगे, कंपैरेटिवली जो 2 घंटे के भीतर बच्चे पैदा होंगे, तो हमें पता है कि हम किसकी प्रिडिक्शन ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट कर सकते हैं। दरअसल यही एक रीज़न है कि D9 को यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको ना कुछ और ऐसी मिथ्स बताऊंगा जहां पर अक्सर आकर ना एस्ट्रोलॉजर्स कंफ्यूज होते हैं एंड उनको एक क्लैरिटी नहीं होती है। ये सबसे बड़ी मिथ है, जो लोग ये कहते हैं ना कि D9 चार्ट सिर्फ शादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट मी टेल यू, वो प्रिसाइज प्रिडिक्शंस के लिए बहुत यूजफुल है। मान लेते हैं अंतरिक्ष में कोई भी सिचुएशन थी, अभी जो समय हो रहा है उस समय के हिसाब से लगभग 11:15 बज रहे हैं, तो इस समय पर भी बच्चे पैदा हो रहे होंगे और इस समय पर भी अंतरिक्ष में अर्थ का पोजीशन और प्लैनेट्स का पोजीशन कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं ये मानता हूँ 2 घंटे तक क्योंकि वो पोजीशन सेम रहता है, तो उस दौरान खाली D1 से हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें प्रिसाइज प्रेडिक्शंस करनी होती है, नैरो प्रेडिक्शंस करनी होती है, जैसे मैरिज हुआ और न जाने बहुत सारे, अब D9 से हम करियर की भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो जब हम प्रिसाइज प्रेडिक्शन पे जाते हैं तब हमें इन चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को करियर देखना है D1 से देख सकता है, लेकिन पैरेलली D10 से देख सकता है। अगर किसी को डेथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं कि मेरी डेथ कैसे होगी या फिर मेरी लॉन्जिविटी कितनी है, D1 चार्ट इज क्वाइट इनफ, वो आपको बता सकता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे चार्ट्स हैं, सूक्ष्म जिसे हम बोलते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम बहुत प्रिसाइज और नैरो प्रेडिक्शन कर सकें। सच बात तो ये है, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स यही घुटने टेक देते हैं। सच बात बताऊं तो आप किसी के मरने की दिन, तारीख, समय भी निकाल के दे सकते हो अगर आप इसमें प्रिसाइज प्रेडिक्शन और कौन सा D चार्ट, डिविजनल चार्ट यानी सूक्ष्म चार्ट इस्तेमाल करना आ जाए तो। अच्छा, ये जो D9 चार्ट होता है, मतलब जैसे D9, D10, D7 ये जो चार्ट्स हैं, ये अलग अलग घर के सब चार्ट्स होते हैं? चलिए, मुझे जानना है कि मेरी जो संतान होगी वो संतान कैसे हो सकती है, IVF से होगी, IOI से होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो जनरली लोग D1 चार्ट में जाके ढूंढते हैं। बट मैं ये बोलता हूँ उसके लिए एक स्पेसिफिक चार्ट है, दैट इज कॉल्ड D7। इसी के अलावा जैसे D9 बहुत पॉपुलर है फॉर द मैरिज पर्पस, D4 प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है फॉर श्योर, बट दैट डजंट सेंस कि D7 क्योंकि 7th हाउस मैरिज के लिए होता है, इसलिए हम D7 से मैरिज प्रेडिक्ट करें, तो एक मिथ है ये। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका ये सब होगा, मतलब फ्यूचर, तो जो खाली D1 देखते हैं तो वो हाफ प्रेडिक्शन होती है फिर इसका मतलब, तो अगर वो उसको ध्यान ही नहीं देख रहे सूक्ष्म चार्ट को। इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी सूक्ष्म चार्ट को देखना ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहीं पर गलती करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जैसा आपने बोला वो खाली D1 को देख लिया और D1 को देखकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन कर दी। सच बताऊं, प्रेडिक्शन करने के नाम पर तुक्का ही लगाते हैं जब उन्हें डिविजनल चार्ट्स की नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए एक प्रिसाइज
प्रेडिक्शन के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी भी यूज किया जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में मल्टीपल चार्ट्स नहीं होते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक कस्पल थ्योरी होती है। उस कस्पल थ्योरी से आप इतना नैरो चले जाते हो कि आप किसी को बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा इवेंट कब होगा, कैसे होगा। पैरेलली अगर आप वैदिक या पराशरी पढ़ रहे हो तो आपको डिविजनल चार्ट का यूज तो करना पड़ेगा। बिना डिविजनल चार्ट के आप किसी को ये तो बता सकते हो कि उसका रंग रूप कैसा होगा, लेकिन किसी को ये नहीं बता सकते उसको डिजीज अगर आनी है तो वो एग्जैक्ट कब, कहाँ, कैसे आनी है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि D1 से D9 से क्या क्या किससे देखा जाता है, वो मैं चाहता हूँ आप सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करो। और सबसे मेन, मेरा पैसा कहाँ बनेगा वो मुझे D1 से पता लगे या D9 से? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ D1 से एक ओवरऑल प्रेडिक्शन की जाती है। अब देखो मल्टीपल ब्रांचेस है ऐसे, अब जरूरी नहीं है कि खाली D1 से यही बताया जा सकता है। जैसे मैं बात करूँ, एक भृगु संहिता है, भृगु नंदी नाड़ी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, उसमें D1 का ही रोल सबसे ज्यादा है। तो हर एक पद्धति का पैटर्न अलग होता है प्रेडिक्शन का। यहाँ पर क्योंकि हम पराशरी और वैदिक की बात कर रहे हैं तो मैं उसके संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा। D1 हमें ओवरऑल और जेनेरिक प्रेडिक्शंस देता है, जबकि D9 हमें एक प्रिसाइज प्रेडिक्शन देता है। एज वेल एज जो हमारा D9 है ना, ये प्रिसाइज प्रेडिक्शन के साथ मैरिज जैसी प्रेडिक्शंस, D9 आपको मृत्यु तक की प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा एक्यूरेट बता के देता है। इन द जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हम ये भी बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको D9 चार्ट से पता चलते हैं, जैसे कि आपका पार्टनर आपको चीट करेगा या नहीं करेगा, एज वेल एज डिजीज जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स भी। किसी का घर बनेगा ना तो वो कंक्रीट के उससे बनेगा, या फिर उसके घर में वुडन फर्नीचर यूज होगा, या फिर पीओपी वगैरह, टाइल्स का या मार्बल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। आप इतना प्रिसाइज बता सकते हैं। D9 बहुत ज्यादा यूजफुल होता है इन सब चीजों के लिए। तो मेरी शादी किससे होगी ये मैं कैसे पता करूँ? D1 से पता करूँ D9? क्योंकि D1 में लिखा हुआ है 7th लॉर्ड इन 11th हाउस, इसमें D9 में लिखा 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, मार्स। ये देखिए D1 की एक प्रिसाइज प्रेडिक्शन आपने बोला 7th लॉर्ड इन 11th हाउस। अब ये जो बताता है इसके अकॉर्डिंग पहले समझते हैं। D1 एक जेनेरिक चीज बता रहा है कि आपका 7th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया है। दैट मीन्स आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, आप दोनों एकदम फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये मैंने एक जेनेरिक प्रेडिक्शन करी। ऊपर से मैं ये भी बोल सकता हूँ, हो सकता है आपकी जिससे शादी हो वो आपकी सेम सोसाइटी, सेम कास्ट का भी हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस हमारी सोसाइटी को, हमारे सेम कास्ट को रिप्रेजेंट करती है। बट अगर मैं D9 पे चला जाऊं तो D9 आपको डिवोर्स होगा या नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग वाकई में कैसी रहेगी, ये आपको एक रियलिटी देता है। D9 आपको बताता है शादी जल्दी होगी या डिलेड होगी, शादी की डायरेक्शन क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा बहुत से एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि उत्तर दिशा से आपको आपका पार्टनर मिलेगा। इंडिया का साउथ ईस्ट वेस्ट है, कैसे है ये? जो जातक का बर्थ प्लेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो पैदा हुआ, मेरठ में पैदा हुआ, तो मेरी जो बर्थ प्लेस है मैं वहां से नॉर्थ, वहां से साउथ, वहां से ईस्ट और वहां से वेस्ट ढूंढ सकता हूँ। बट मतलब इज इट ट्रू कि जैसे, क्योंकि मैंने सुना भी है, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ कि मंगल 7वें घर में तो डिवोर्स पक्का है? नो, ये नहीं है। दैट्स नॉट ट्रूथ। बट मंगल का काम क्या है? मंगल क्या करता है? गुस्सा दिलाता है क्या? मंगल का काम अग्रेशन का है। देखो अग्रेशन हम सब में होता है ना, बट जो मांगलिक होते हैं जनरली उनमें थोड़ा ज्यादा अग्रेशन बढ़ जाता है, कुछ लोगों के नहीं भी होता है, क्योंकि कुछ लोगों की अपब्रिंगिंग ही बहुत अलग होती है, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होते हैं। बट हाँ, मंगल थोड़ा अग्रेशन देता है इन जनरल। तो मंगल अगर 7वें घर में बैठा है तो ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि 7वें घर का मंगल मांगलिक दोष देगा और शादी के बाद ग्रह कलेश की वजह से घर टूट जाएगा, लेकिन सत्य ये नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, खाली घरों का क्या मतलब होता है? कि उसका कोई यूज नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, जैसे बहुत सारे? ऐसा नहीं है, हर घर का इस्तेमाल होता है, हर घर का यूज है। खाली वैकेंट हाउसेस का ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि अगर मैं हाउस की बात करूं, मान लेते हैं मैं पहले लेट्स सपोज मैं चौथे हाउस की बात करता हूं, 4th हाउस, तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, मुझे ये जानना है कि 4th हाउस में बैठा कौन है। जो भी 4th हाउस में बैठा होगा 4th हाउस को रूल करेगा। अगर मान लो 4th हाउस में कोई भी नहीं बैठा तो मैं देखूंगा 4th हाउस पे जिस भी प्लैनेट का 4th हाउस पे एस्पेक्ट होगा वो प्लैनेट 4th हाउस को रूल करेगा। मान लो ना किसी का एस्पेक्ट है, ना ही कोई बैठा है, फिर आता है 4th हाउस का
लॉर्ड। अब कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड एक अच्छी जगह बैठा है, अच्छे दोस्तों के साथ बैठा है, अपने अच्छे पोजीशन में बैठा है, किसी पाप कर्तरी में नहीं बैठा है। दैट मीन्स कि ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा फोर्थ हाउस के। लेकिन अगर वही खराब एक पाप कर्तरी में बैठ जाए या फिर खराब घरों में बैठ जाए, अपने दुश्मन घर में बैठ जाए या पीड़ित हो जाए, तो फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स को वो डैमेज कर देता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर मेरी इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकता। रीजन बिहाइंड वेरी सिंपल, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे देख लिया, कहीं से सीख लिया, और किसी ने बोल दिया कि अगर आपके चौथे घर में मंगल बैठ जाता है या सातवें घर में मंगल बैठ जाता है तो शादी टूटनी है। लेकिन कैसे काम करता है पहले आप ये देखो, ध्यान से समझना। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में 9 नंबर की राशि, और 9 नंबर राशि का जो लॉर्ड बनता है दैट इज कॉल्ड जुपिटर। अब यहां पर मान लेते हैं जुपिटर नहीं बैठा, और जुपिटर जाकर बैठ जाए यहां पर, साथ में बैठ जाए वीनस। बहुत जनरल सी बात मैं बताता हूं कि क्या इस घर के अच्छे परिणाम आएंगे या नहीं आएंगे। अब पहले तो मैं बात करता हूं जुपिटर की। जुपिटर की जो एनिमिटी है वो वीनस से है एंड मर्क्यूरी से है। अब मैंने जब नोटिस किया तो जो फोर्थ लॉर्ड है वो जाकर मर्क्यूरी की राशि में बैठा, यानी जुपिटर खुद डैमेज हुआ। किसके साथ बैठा? वीनस के साथ बैठा, जुपिटर खुद डैमेज हुआ। अब अगर मैं देखूं तो ये वीनस जुपिटर की राशि को एस्पेक्ट कर रहा है, तो क्या हुआ? एट एनी कॉस्ट जड़ खराब हो गई। जड़ का मतलब होता है राशि, कि उस राशि पे कैसे इंपैक्ट आ रहे हैं। और फिर होता है फोर्थ जीव। जीव को हम बोलते हैं किसी भी हाउस का लॉर्ड। तो ध्यान से समझो कि यहां पर क्या हुआ। सबसे पहले तो जुपिटर, मैं एक पॉइंट लेता हूं, नेगेटिव हाउस में जाके बैठ गया। दूसरा पॉइंट भी मैं बोलता हूं जुपिटर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में बैठ गया। तीसरा पॉइंट बोलता हूं कि वीनस उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट मोर ओवर दैट एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जुपिटर अपनी राशि को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेव करने की जरूरत या फिर कोशिश करेगा। पता है प्रेडिक्शन में यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन करूंगा एक जेनेरिक, अगर मैं D1 चार्ट देख रहा हूं तो यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन बड़ी सिंपल सी होगी कि इस जातक को प्रॉपर्टी, आइदर मदर या फिर फोर्थ हाउस में, एजुकेशन में, इन सब में से किसी ना किसी चीज में प्रॉब्लम आने वाली है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहेंगी। फोर्थ हाउस पूरी तरह डैमेज है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक प्लस पॉइंट बच रहा है तो हम ये बोल सकते हैं किसी एक चीज को बचा लेगा। अब किसी एक चीज को क्या हो सकता है? अगर हम वैदिक चार्ट देखते हैं या फिर हम पराशरी कुंडली पढ़ रहे हैं तो उसमें हम D4 पे जाके और ज़्यादा प्रिसाइज कर लेते हैं कि क्या वो हमारी प्रॉपर्टी को चोट तो नहीं पहुंचा रहा। D4 में भी अगर फोर्थ हाउस की कंडीशन खराब है तो हमें 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि इस कुंडली में जातक का प्रॉपर्टी सुख नहीं है। ऐसे ही अगर फोर्थ हाउस की मैं बात करूं, फोर्थ हाउस से एजुकेशन देखी जाती है तो हमें सेपरेटली डिविजनल चार्ट्स को जाके देखना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे 7th हाउस भी खराब है यहाँ पे, क्योंकि 7th लॉर्ड भी जुपिटर बना और जुपिटर वीनस के साथ अपने एक खराब उसमें बैठा है, तो 7th हाउस में टोटली खराबी दे दी। बट अगर किसी वजह से 7th हाउस बच जाए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एनी रीजन, किसी वजह से अच्छे ग्रहों की एस्पेक्ट आ जाए, तो मैं D9 चार्ट में जाके ये कंफर्म करूंगा कि ये जो चोट है, ये जो परेशानी है, ये मैरिज लाइफ में है, बिजनेस में है या फिर पार्टनरशिप में है। इससे हमें प्रिसाइज प्रेडिक्शन करने में हेल्प मिलती है। तो D1 और D9 चार्ट का एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि मैं D1 से प्रॉब्लम तो देख पा रहा हूँ, पर क्या वाकई में वो प्रॉब्लम मैरिज को ही इंडिकेट कर रही है या बिजनेस को इंडिकेट कर रही है। अगर बिजनेस को कर रही है तो D10 में जाके कंफर्म करूंगा, और अगर मैरिज को कर रही है तो D9 में जाके कंफर्म करूंगा।